हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आज अपन डेली करंट अफेयर्स की तरह आज भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं कि आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हो, आप उन बुलंदियों को पार कर जाओ जहां आपको करना चाहिए। इसी के साथ आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है और लक्ष्य सीरीज भी साथ में लेकर आए हैं। आज अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशन लाइन दो बोलना चाहता हूं, उसके बाद अपनी आज की क्लास शुरू। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और पैसों से जो खुशी मिल रही है वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपने से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। अगर आप मेहनत करते हो और मेहनत करके आगे बढ़ते हो तो आपको जीवन भर साथ रहती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर कोई दूसरे आपके जीवन के अंदर कोई आग लगा के जाएंगे ना तो वो थोड़े समय तक आग रहती है, लेकिन अगर आप खुद ब खुद जिंदगी के अंदर आप मेहनत की आग लगाना चाहते हो तो वो लंबे समय तक चलती है। इसी के साथ मैं आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आज अपनी क्लास काफी लंबी होने वाली है, इस बात का भी ध्यान रहे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजर डी हॉनूर। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सेवेलियर डी ला लेजर डी हॉनूर। सेवेलियर डी ला लेजर डी हॉनूर प्रदान किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है कि हाल ही में जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसे प्रदान किया गया है, और वो प्रदान किया गया है रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर मल्होत्रा है, और रोशनी नाडर मल्होत्रा को फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रदान किया गया है। और रोशनी नाडर है कौन? ये कौन है? ये जो HCL का मतलब है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की अध्यक्ष कौन है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। और रोशनी नाडर मल्होत्रा को फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेवेलियर डी ला लेजर डी ऑनर वो उनको प्रदान किया गया है। और हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1976 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण आईटी कंपनियों में से एक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आईटी कंपनियों में से क्या है? एक है। और ये भारत के नए नए टेक्निकल जो बदलाव लाना चाहती है वो समय पर ये बदलाव लाती है। तो इनका मुख्य कार्य क्या है? किसके? HCL के कार्य क्या है? ये सॉफ्टवेयर विकास करना इनका कार्य है। सॉफ्टवेयर को विकसित करना, बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देना। बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देना और इसके अलावा ये जो इंजीनियरिंग और डिजिटल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना। इंजीनियरिंग के अंदर नए नए नवाचार करना,
नए नए बदलाव करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। कौन सी है? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। और इनकी अध्यक्ष हैं जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनको प्रदान किया गया है, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसी के साथ हम एक लक्ष्य सीरीज की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन। तो अपनी लक्ष्य सीरीज है कि संविधान का भाग एक क्या है? भारतीय जो हमारा जो भारत का संविधान है और उस भारत के संविधान का भाग एक क्या है? तो भाग एक है भारत एक राज्यों का संघ है। तो भाग एक क्या है कि भारत एक राज्यों का संघ। तो भाग एक के अंदर क्या कहते हैं? भाग एक, तो भारत एक राज्यों का संघ है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि भाग एक के अंदर जो संविधान का भाग एक के अंदर है जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से है? तो अनुच्छेद है 1 to 4। कौन कौन से अनुच्छेद है? 1 to 4। और 1 to 4 के अंदर जो अनुच्छेद नंबर 1 है और उसके अंदर क्या किया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 4 के अंदर, अनुच्छेद 1 के अंदर क्या कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा और उनकी राज्य क्षेत्र, और इसमें क्या है? और उनके राज्य क्षेत्र है भाग एक। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 2 है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कि भारत के अंदर जो नए राज्य हैं उन नए राज्यों का या तो प्रवेश करना किसी दूसरे देश से, हमारे आ सकते देश के अंदर, या फिर इनकी स्थापना करना। तो अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का या तो प्रवेश या नए राज्यों की जो स्थापना है वो करना सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संघ में नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, कि हमारे देश के अंदर जितने भी नए राज्य बन रहे हैं और वो हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग बनने चाहिए, ना कि किसी राज्य के अकॉर्डिंग बनने चाहिए। उसके बाद मौजूदा राज्य है ना, मौजूदा राज्य, मौजूदा राज्यों के जो नाम है ना, नाम में भी बदलाव हो सकते हैं, नामों में एवं सीमाओं में बदलाव। तो जितने भी मौजूदा राज्य हैं उनके नाम में बदलाव हो सकते हैं और उनकी सीमाओं के अंदर भी बदलाव हो सकते हैं। और इनका जो अनुच्छेद 4 है, जो अनुच्छेद 1 और 2 का जो इनके अंदर 4 के अंदर वर्णन किया गया है, तो इस बात का भी ध्यान रहे कि भाग 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मालाबार युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? जो मालाबार युद्ध अभ्यास है ना, मालाबार युद्ध अभ्यास, और ये मालाबार युद्ध अभ्यास ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन देशों के मध्य होता है मालाबार युद्ध अभ्यास? और उन देशों में से 3 देश हैं जो एक
क्वाड देशों में आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश हैं जो क्वाड देशों की श्रेणी में आते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि देखो मालाबार युद्ध अभ्यास है ना, इसके अंदर भारत प्लस जापान प्लस अमेरिका भारत, जापान, अमेरिका और प्लस ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो ये देश है, इन देशों के अंदर मालाबार, इन देशों को मिलाकर मालाबार युद्ध अभ्यास होते हैं। और जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, इनको कहते हैं क्वाड। इनको क्या कहते हैं? क्वाड कहते हैं, क्वाड। और इन देशों जब भी कहते हैं कि क्वाड देश, आपके एग्जाम के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड देश कौन कौन से हैं, तो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार युद्ध अभ्यास कौन सी सेना के मध्य, कौन सी सेना से संबंधित है? तो ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास है। तो इस बात का भी ध्यान रहे क्योंकि युद्ध अभ्यास अलग अलग सेनाओं के मध्य होता है, कभी वायुसेना का होता है, कभी थल सेना का होता है, कभी नौसेना का होता है। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो मालाबार युद्ध अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है, कि ये किस नंबर का है? तो ये 28वां संस्करण है, क्योंकि ये पहले 27 युद्ध अभ्यास की प्रैक्टिकल हो चुकी है। जो इस बार शुरू होगा वो होगा 28वां। कौन सा होगा? 28वां। और उसके बाद देखो ये स्टार्ट कब हुआ था, इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1992 के अंदर मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई थी। वहां से लगाकर आज तक ये लगातार चल रहा है, कभी किसी सिचुएशन के अंदर नहीं हुआ, बाकी ये लगातार युद्ध अभ्यास चल रहा है। उसके बाद देखो, और उसके बाद अगला लक्ष्य सीरीज। देखो हर क्वेश्चन के मेरा उद्देश्य है कि जब भी जो भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के जस्ट बाद एक लक्ष्य सीरीज होनी चाहिए। और लक्ष्य सीरीज वो क्वेश्चन होना चाहिए जो एग्जाम के अंदर सीधे आए। तो देखो लक्ष्य सीरीज नंबर 2, लक्ष्य सीरीज क्या कहती है कि तरंग शक्ति, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास है ना, तरंग शक्ति वो किन किन देशों के मध्य है और ये किस किस के मध्य है? तो इन देशों के अंदर देखो सबसे पहले जो ब्रिटेन है वो भाग लेता है तरंग शक्ति के अंदर, और उसके बाद फ्रांस तरंग शक्ति के अंदर भाग लेता है। उसके बाद जर्मनी भी तरंग शक्ति के अंदर भाग लेती है। और उसके बाद यूएई और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर, ये सभी देश मिलकर तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास लेते हैं। और ये वायु सेना का युद्ध अभ्यास है। कौन सी सेना का युद्ध अभ्यास है? वायु सेना का ये युद्ध अभ्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों में से एक है तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया?
ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने कृषि के अंदर नवाचार लेकर आए, बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी की से कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और नई नई कृषि के जो उनके उपकरण है वो किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिनको 2024 के अंदर कृषि के क्षेत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है और वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। इस बात का भी ध्यान रहे कि सबसे इंपोर्टेंट राज्यों में से एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसे होम्योपैथी में किसे होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। उत्कृष्टता अवार्ड प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है कि ऐसी कौन सी महिला है जो उनको बहुत ही कृषि के लिए बहुत ही उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान किए गए हैं और उनको बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथी के लिए भी अवार्ड प्रदान किया गया है और वो है डॉक्टर अर्पिता चोपड़ा, जिनको होम्योपैथी के लिए उन्होंने उत्कृष्टता से इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए उनको होम्योपैथी में नए नए टेक्नोलॉजी लाने के लिए, नए नए नवाचार के लिए उनको ये प्रदान किया गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि किसे रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, कि ऐसा कौन सा रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और किस व्यक्ति को ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, इस बात का भी ध्यान रहे। तो भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको पता है ना कि हाल में जो भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री है उनकी रूस की यात्रा थी और रूस की यात्रा के दौरान है उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको प्रदान किया गया है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लेकिन ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इनको देने की जो घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 2019 के अंदर। रूस की सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम भारत के प्रधानमंत्री को जो हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रदान करेंगे। और जब भारत के प्रधानमंत्री 2019 के बाद जब 2024 के समय फर्स्ट टाइम वहां पर रूस की यात्रा पर गए तो उनके लिए ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उन्हें प्रदान किया गया है। और उसके बाद देखो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा? ये है ऑर्डर ऑफ सेंट
order of Saint Andrew, the apostle, the first called। तो बहुत बड़ा सम्मान का नाम है कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड है। ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। और उसके बाद देखो लक्ष्य सीरीज, क्योंकि लक्ष्य सीरीज से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, आने वाले समय के अंदर आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखो लक्ष्य सीरीज नंबर 3, लक्ष्य सीरीज क्या कहते हैं? जो लक्ष्य सीरीज का जो पहला पॉइंट है वो है कि दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी। इस बात का ध्यान रहे कि जो प्रत्येक वर्ष जब मिस यूनिवर्स होती है, मिस वर्ल्ड होती है, क्योंकि देखो दुनिया भर की जितनी भी खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों के लिए जो सभी महिलाएं, हर देश की प्रतिनिधि महिलाएं उपस्थित होती हैं और उनमें से जो सबसे सुंदर महिला होती है उनको मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का जो है दर्जा प्रदान किया जाता है। लेकिन अब नए बदलाव हो रहे हैं कि एक और प्रतियोगिता शुरू हुई है जिसके अंदर एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो उन्होंने एक रोबोटिक महिला बनाई है जो पूरी तरह से रोबोट पर आधारित है, और उस महिलाओं में से बहुत सारे देशों की रोबोट महिलाएं शामिल हुई हैं और उनमें से जो सुंदर महिला थी रोबोट से बनी हुई उनको मिस यूनिवर्स है, ये जो मिस ऐसी नई पहल शुरू की गई है उनको ये सम्मान दिया गया है। और उनका नाम क्या है आपको पता है? उनका नाम है किंजा। क्या नाम है? किंजा लेवी, जो पूरी तरह से एआई पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, और उनको ये मिस का प्रदान किया गया है। बहुत ही सुंदरता के लिए उनको इसके लिए जाना जाता है। और उसके बाद देखो लक्ष्य सीरीज दूसरो कि भारतीय टीम इंडिया के नए कोच कौन बने। जो हमारी भारतीय टीम है, और भारतीय टीम का आपको पता है ना, जो राहुल द्रविड़ थे, और राहुल द्रविड़ का अब ये लक्ष्य था उसके बाद, क्योंकि टीम इंडिया के लिए अब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको एक नए कोच की जरूरत थी। इसीलिए भारतीय जो टीम इंडिया है, जो हमारी बीसीसीआई है, कौन? बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई, उन्होंने एक भारतीय टीम के लिए नए कोच के रूप में चुना है, और वो चुना है गौतम गंभीर को। किसको चुना गया है? गौतम गंभीर। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि जो टीम इंडिया के नए कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सीरीज का एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? देखो कि गुंडीचा मंदिर कहां पर प्रसिद्ध है? कौन सा मंदिर है? गुंडीचा मंदिर है, जो भारतवर्ष में बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है, क्योंकि बहुत सारे जो एग्जाम के अंदर मंदिर, वहाँ की लोक कला के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। तो गुंडीचा मंदिर है ना, ये पुरी कहाँ पर है? ये पुरी है उड़ीसा के अंदर, और वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, क्योंकि भगवान जो जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ, और जगन्नाथ की यात्रा भी अभी चल रही है, और भगवान जगन्नाथ
और उनका भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के लिए बड़े बड़े रथों से उनकी यात्रा निकाली जाती है और उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और उन्हीं में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है गुड़िचा मंदिर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6, कि किसे 16वें वित्त आयोग की, क्या क्वेश्चन है, किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, क्योंकि वर्तमान में आपको पता है ना 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 16वें वित्त आयोग की प्रक्रिया चल रही है और 16वें वित्त आयोग की प्रक्रिया के समय ही एक इनका नया अध्यक्ष बनाया गया है और उनका अध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है, अरविंद पनगड़िया है जो उनका नाम है और उनको है जो 16वें वित्त आयोग का है अध्यक्ष बनाया गया है। 16वां वित्त आयोग कब लागू होगा इस बात का ध्यान रहे, ये होगा 2025 के अंदर, अप्रैल 2025 के अंदर 16वें वित्त आयोग लागू होगा और इन्हीं के साथ इनका अध्यक्ष है कौन बनाया गया, अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। इन्हीं की देखरेख में एक कमेटी होगी और इस कमेटी के जो सदस्य होंगे और वे होंगे 5। कितने सदस्यीय कमेटी होगी, 5। और वित्त आयोग जो केंद्रीय वित्त आयोग है ना, केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है ना, केंद्रीय वित्त आयोग है और उस केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर है, कौन से अनुच्छेद के अंदर है, इस बात का भी आपका ध्यान रहे। तो केंद्रीय वित्त आयोग का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंदर है, तो वो है अनुच्छेद 280 फर्स्ट, अनुच्छेद 280 फर्स्ट के अंदर है जो हमारे वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो केंद्रीय वित्त आयोग का तो उल्लेख है 280 के अंदर हो गया, लेकिन जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है, तो राज्य वित्त आयोग है वो है 243 के अंदर। इस बात का भी ध्यान रहे कि हमारी केंद्र सरकार का भी एक वित्त आयोग होता है और राज्य सरकार का भी वित्त आयोग होता है, लेकिन केंद्र की जो वित्त आयोग है वो 280 फर्स्ट के अंदर है और राज्य वित्त आयोग है वो 243 के अंदर है। और उसके बाद देखो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है नंद किशोर सिंह। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह है, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और लेकिन जो 16वां वित्त आयोग था उनके अध्यक्ष है वो है अरविंद पनगड़िया, उन्हीं के निर्देशन में ये 16वां वित्त आयोग गठित होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, कि किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसे राष्ट्रीय जो क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है और उस उन्मूलन कार्यक्रम के लिए उनका जो अध्यक्ष है वो उनका सलाहकार है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत की बहुत ही फेमस एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। और सौम्या स्वामीनाथन है उनको हाल ही में जो प्रधानमंत्री के भी जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों में से एक नियुक्त किया गया है। और उसके बाद जो क्षय रोग है ना, क्षय रोग को क्या कहते हैं, जो टीबी है ना, टीबी के उन्मूलन के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो टीबी के मामले हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं और उन्हीं बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए हाल ही में जो भारत सरकार है और भारत सरकार ने सौम्या स्वामीनाथन के निर्देशन में एक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है जिनकी ये निर्देशन रहेगी। लेकिन सौम्या स्वामीनाथन की बहुत सारी उपलब्धि है, क्योंकि ये इनकी बहुत सारी उपलब्धि है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख सलाहकार रह चुकी है। कौन रह चुकी है? सौम्या स्वामीनाथन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है और उस विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो प्रमुख सलाहकार है ये सौम्या स्वामीनाथन रह चुकी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। अनुसंधान परिषद को क्या कहते हैं? आईसीएमआर की जो प्रमुख अध्यक्ष जो सलाहकार है वो भी रह चुकी है। कौन रह चुकी है? सौम्या स्वामीनाथन। और वो कब रही? 2015 से लगाकर 2017 के दौरान है सौम्या स्वामीनाथन, उनकी भी सलाहकार रह चुकी है। बहुत ही अनुभवी वैज्ञानिकों में से एक हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रोगों के प्रति इन्होंने हमेशा से जागरूक रही है। और ये जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनकी भी प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रह चुकी है। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किसे आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर बनाया गया है? इस बात का ध्यान रहे कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने एक न एक व्यक्ति को है जो आईसीसी के अंदर जो प्लेयर ऑफ द मंथ बनाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति या जो महिला खिलाड़ी, जो पुरुष खिलाड़ी और जो महिला खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको उस महीने की उपलब्धि के तौर पर उनको प्लेयर ऑफ द मंथ है जो बनाया गया है। और इसके अंदर जो फर्स्ट बनाया गया है वो बनाया गया है जसप्रीत बुमराह। कौन से मंथ के लिए बनाया गया है? और वो बनाया गया है जुलाई के लिए। जुलाई 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। और वो फर्स्ट में कौन है? जसप्रीत बुमराह। और सेकंड के अंदर महिलाओं में स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना है। इन दोनों को जुलाई का प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। और उसके बाद आईसीसी इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1909 के अंदर।
कब हुई थी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इनकी स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। और इनका मुख्यालय कहां पर है? इनका मुख्यालय है दुबई के अंदर। और दुबई कहां है? यूएई की राजधानी, जो संयुक्त अरब अमीरात है, इनकी राजधानी है। और इनके जो सदस्य कितने हैं टोटल? वो सदस्य हैं 108। लेकिन जो पूर्णकालीन सदस्य कितने हैं? और वो पूर्णकालीन सदस्य है वो है 12। क्योंकि पूर्णकालीन सदस्य मतलब वो सदस्य जो इस टीम के अंदर, इस आईसीसी के अंदर खेलते हैं और वो अपनी टीम लेकर आते हैं। वो देश कितने हैं? तो वो है 12। इसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।